हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आप सभी का एक एक कोचिंग सेंटर 1798 आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एलएलबी और बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि कैसे लिखते हैं और कैसे लिखने का तरीका। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो इसका पार्ट 1 है और आप लोग ये देख सकते हैं जो है कि इसमें आगे बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेंड किया जाता है और कैसे लिखते हैं। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सॉल्व क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 ये है आंसर लिखने का सही तरीका। तो ये प्यारे साथियों एलएलबी बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी उन छात्रों के लिए है जिनका संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जो पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो प्यारे दोस्तों मैं लेके आया हूँ सेक्शन बी। सेक्शन बी भी क्वेश्चन नंबर 2 है, हालांकि पहले क्वेश्चन नंबर 1 बता चुका हूँ। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना देखेंगे साधारण बोलचाल की भाषा में जब तक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा को व्यक्त करता है तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। भारतीय सर्वोदय अधिनियम 1872 की धारा 2 के काम में दी गई परिभाषा के अनुसार देखेंगे हम लोग, जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने की इच्छा ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के लिए दूसरे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करनी दृष्टि से उसे दूसरे व्यक्ति को प्रकट करता है, तब उसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रस्तावना करते हैं। प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति वचनदाता तथा प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति वचन ग्राह्यता कहलाता है। जैसे जो प्रस्तावना प्रकट करता है वो वचन देने वाला होता है और जो उसे ग्रहण करता है वो वचन ग्राह्यता कहलाता है। मतलब वचन देने वाला दूसरा होता है और जो उसको सुनता है, जो उसकी बातों पर अमल करता है, वो वचन ग्राह्यता कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम उदाहरण में देख सकते हैं कि जैसे कि आबा से अपनी गाय अमुक मूल्य पर बेचने की अपनी इच्छा इस दृष्टि से प्रकट करता है कि बा गाय खरीदने की अनुमति प्रदान कर देगा। यहाँ यह कहा जाएगा कि आ ने बा से अमुक मूल्य पर गाय बेचने की प्रस्तावना की है। दूसरा हम लोग वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, जो वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो धारा 2 के काम में दी गई परिभाषा और न्यायिक व्याख्या के अनुसार एक वैध प्रस्ताव के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने इच्छा को व्यक्त किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति इच्छा व्यक्त करे। दूसरा, इच्छा कुछ करने या करने से प्रेरित रहने की हो। व्यक्ति इच्छा के प्रति दूसरे व्यक्ति की सहमति प्रदान करने का आशय होना चाहिए। और इच्छा को व्यक्त करने के 3 तरीके हो सकते हैं। जो प्रस्ताव परिभाषित किया जाता है कि इच्छा व्यक्त करने के 3 तरीके हो जाए, जिससे पहला मौखिक रूप से बताया जा सकता है, जिसे किसी को बोलकर या समझाकर बताया जा सकता है। दूसरा लिखित तरीके से हो सकता है, जैसे कोई दस्तावेज है और उस पर हम लोग लिख सकते हैं, लिखित तरीके से उसको बताया और समझाया जा सकता है। तीसरा प्रस्ताव हो सकता है कि विपक्षित अर्थात आचरण द्वारा, मतलब आपके आचरण कैसा है वो जानता है आपके बारे में कि आपका आचरण कैसा है, सब कैसा है, इसके बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। तो जिसे आप लोगों ने देखा इस अभी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने इच्छा व्यक्त करता है, जो अपनी इच्छा व्यक्त करता है उसके बारे में। तो हम लोगों ने समझ लिया है कि मौखिक और लिखित और आचरण के द्वारा इसे समझाया जा सकता है। अब हम लोग आगे देख सकते हैं प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में अंतर क्या होता है। प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में क्या अंतर होता है, तो इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो अगर आप जैसे कॉपी लिख रहे हैं तो उसमें एक तरफ हेडिंग डालेंगे प्रस्ताव और दूसरी तरफ आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रस्ताव के लिए आमंत्रण।
प्रस्ताव के लिए आमंत्रण बीच में ऐसे पटरी से लाइन खींच देंगे, जो है कॉपी में जब आप लोग लिखेंगे तो इसी तरीके से आपको परीक्षा में लिखना है। तो पहला हम लोग प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण देखेंगे। पहला देखेंगे कि प्रस्ताव किसी निश्चित बात को करने या ना करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से इस आशय से किया जाता है कि आपको या उसको अनुमति प्राप्त हो जाए। और दूसरे में प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में लिखेंगे जब कि प्रस्ताव के लिए इसका अंतर ये होता है कि जब प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जाता है तथा यहाँ आशा की जाती है कि दूसरा प्रस्ताव करे। फिर दूसरा प्रस्ताव हम लोग लिख सकते हैं कि प्रस्ताव किसी निश्चित शक्ति को दिया जा सकता है, जैसे कोई शक्ति उसे निश्चित रूप से दिया जा सकता है। दूसरे में हम अंतर इसका लिखेंगे, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण व्यक्ति को ना होकर, आमंत्रण व्यक्ति जो होता है उसका निश्चित ना होकर सर्वसाधारण के प्रतीत होता है। और तीसरा प्रस्ताव हम लोग कह सकते हैं, यदि स्वीकार कर लिया जाता है वैध संविदा का निर्माण हो जाता है। प्रस्ताव में यदि हम स्वीकार कर लेते हैं कोई चीज़ तो वैध संविदा का निर्माण होता है। और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण यदि स्वीकार कर लिया जाए तो प्रस्ताव किया जाता है तथा जिससे वैध संविदा का निर्माण नहीं होता है। इसी तरह हम 4-5 ऐसे लिख सकते हैं। चौथा देख सकते हैं कि प्रस्ताव को व्यक्तियों के बीच विधिक संबंध स्थापित करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। विधिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है। और इसमें प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में किसी से प्रस्ताव रखने या करवाने का आशय दिया जाता है, जैसे उसे सहारा दिया जाता है। 5वां लिख सकते हैं, प्रस्ताव की सूचना उस व्यक्ति को दी जानी आवश्यक है जिससे सर्वधार्मिक संबंध स्थापित किया जाना है। और इसका हम अंतर देख सकते हैं कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में किसी प्रकार में या किसी प्रकार का संसूचन की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस तरह के हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग कोई ज़रूरी नहीं कि 5-7 ही लिखें, 2-3 लिख देंगे तब भी इसका अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कापी लिख सकते हैं। तो जैसे कि इस पर एक बहुत ही फेमस केस है स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला का रमेश और चंद्र कन्नौजी का केस था। कि केस ये था कि वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रारंभ की गई स्वैच्छिक निवृत्ति योजना प्रस्तुत के लिए आमंत्रण के समान है। जब कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करता है तो वह प्रस्ताव माना जाएगा। उस स्वीकार करना या ना करना बैंक का विवेक अधिकार हो सकता है। इससे रमेश और चंद्र कन्नौजी का एक स्टेट बैंक का केस था। तो कुछ इस प्रकार का केस था जो है कि दोनों का विवेक का अधिकार हो सकता है। आप लोगों ने इस केस को समझा होगा बाखूबी। तो आइए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे नाबालिग के संविदात्मक दायित्व। नाबालिग के संविदात्मक दायित्व क्या होते हैं? तो इसका हम लोग देखेंगे। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 में बताया गया है। 1872 की धारा 10 में बताया गया है कि एक करार को वैध संविदा का स्वरूप प्रदान करने वाली आवश्यक शर्तों का प्रतिपादन करती है, जिसकी एक महत्वपूर्ण शर्त यह होती है कि करार सक्षम पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र सहमति के साथ किया गया होना चाहिए। संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अवयस्क विकृतिच तथा जिस किसी विधि द्वारा संविदा करने में अक्षम घोषित किया गया है, ऐसे व्यक्ति को संविदा करने में अक्षम है तथा उसके द्वारा दी गई संविदा शून्य हो जाती है या शून्य हो सकती है। तो हम लोगों ने संविदा अधिनियम धारा 10 और 11 के बारे में देखा है। तो जिसके आगे हम लोग देखेंगे अवयस्क कौन है। अवयस्क कौन है, इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अवयस्क कौन है का
तो अवयस्क कौन है? अवयस्क कौन है, हेडिंग डालेंगे आप लोग, फिर लिखेंगे कि अवयस्क वह व्यक्ति है जिसने वयस्कता की उम्र प्राप्त नहीं की है, और भारत में सामान्य परिस्थिति में वह व्यक्ति वयस्क हो सकता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्व की हो या प्राप्त कर ली है, जिसे व्यक्ति की संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया है। उसके लिए वयस्कता की आयु 21 वर्ष है, जैसे कि 18 से 21 वर्ष के बीच में वयस्क साबित हो सकता है। और अवयस्क के साथ किए गए करार की स्थिति, तो भारत में प्रसिद्धता अधिनियम की धारा 10 सिर्फ यह प्रावधान करती है कि एक वैध संविदा के लिए आवश्यक है कि वह एक सक्षम पक्षकार द्वारा की गई हो तथा एक अवयस्क सक्षम पक्षकार नहीं है, परंतु एक अवयस्क द्वारा दी गई संविदा शून्य हो गई या शून्य कारणीय होगी, उसके बाद संविदा अधिनियम मौन हो जाएगी। तो इस पर एक केस था, जिसे उदाहरण के लिए हम लोग एक केस को देखते हैं कि एक बहुत ही फेमस केस था, मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष का केस था। तो आइए इसका हम लोग देखेंगे कि केस में वाद में प्रिवी काउंसिल ने विचार व्यक्त किया कि एक वयस्क संविदा करने के लिए एक सक्षम पक्षकार नहीं है तथा एक अवयस्क व्यक्ति द्वारा की गई संविदा शून्य होगी। अवयस्क द्वारा की गई संविदा शून्य होती है। इस नियम के अपवाद के रूप में अवयस्क को संरक्षण प्रदान करने हेतु न्यायालयों ने इस सामान्य नियत के अपवाद सृजित किए हैं कि अवयस्क द्वारा की गई संविदा शून्य होने के कारण यह माना जाता है कि अवयस्क द्वारा की गई संविदा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो प्यारे साथियों, इसके जो अपवाद हैं वो निम्नलिखित रूप से देखे जा सकते हैं। जैसे कि इसका अपवाद ये है कि पहला है कि यदि संविदा के अंतर्गत उत्पन्न दायित्वों को अवयस्क ने पूरा किया है तथा उसके द्वारा संविदा के अंतर्गत उसे जो कुछ करना था वह अवयस्क ने कर दिया है, मतलब जो करना था वो कर लिया है, तो अवयस्क को यह अधिकार है कि वह वयस्क पक्ष को संविदा पूरा करने के लिए बाहरी करे, परंतु यह संस्मरणीय है कि वयस्क पक्ष इस स्थिति में भी संविदा को पूरा करने के लिए अवयस्क को बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि यह अपवाद सिर्फ अवयस्क को संरक्षण प्रदान करने हेतु सृजित किया गया है। जैसे कि वयस्क वो हो जाएगा जो 18 से ऊपर है और अवयस्क वो होगा जो उससे कम उम्र का है। तो दूसरा इसका हम देख सकते हैं, यदि संविदा अवयस्क के लाभ के लिए की गई हो, जैसे कोई जो अवयस्क है उस जो कम उम्र का है उसके लाभ के लिए की गई है, तो यदि अवयस्क का संरक्षक या अभिभावक जो अवयस्क की ओर से संविदा करने हेतु अधिकृत किया गया है अवयस्क के लाभ के लिए संविदा करता है, तो वह संविदा लागू कराई जा सकती है। जैसे कोई अवयस्क के लिए लाभ के लिए किया गया है तो वो संविदा कराई जा सकती है। तीसरा हम लोग देख सकते हैं, अवयस्क द्वारा की गई सेवा की संविदा। जैसे अवयस्क जो है उसके द्वारा की गई सेवा, जैसे सेवा करता है यदि अगर वो, तो यदि एक अवयस्क ने सेवा नियत हेतु कोई संविदा की है तो इसके परिणाम के बारे में हम लोग देख सकते हैं आगे। अंग्रेजी विधि तथा भारतीय विधि में अंतर है। अंग्रेजी विधि में अवयस्क के द्वारा की गई सेवा को संविदा लागू करवाई जा सकती है। ये संविदा वयस्क पर बाध्यकारी हो सकती है, परंतु भारतीय विधि के उक्त नियम का अपवाद भारतीय प्रशिक्षित अधिनियम 1850 में किया गया है। इसके अनुसार यदि एक अवयस्क के संरक्षक ने अवयस्क की ओर से प्रशिक्षि हेतु कोई संविदा की है तो वह अवयस्क पर बाध्यकारी हो सकती है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और ताकि जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बीए और बीए, एलएलबी और एलएलबी के लिए, तो उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही लेकर आता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए। तब तक फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, बने रहिए आप लोग। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।